आज के इस विश्लेषण में चलिए सीधे भारत के इतिहास के उस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं 1991 के उस भयानक आर्थिक संकट की और कैसे तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए दशकों पुरानी समाजवादी नीतियों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। आप स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 3, ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। 1991 में ये एक बेहद डरावनी सच्चाई थी। सच मानिए, भारत के पास उस समय तेल और दूसरी जरूरी चीजें आयात करने के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। सिर्फ 3 हफ्ते। उसके बाद क्या? पूरा देश पूर्ण राष्ट्रीय दिवालियापन का सामना करने वाला था। अर्थव्यवस्था के पहिए पूरी तरह से रुकने वाले थे। अर्थशास्त्र की भाषा में इस भयानक स्थिति को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बीओपी संकट कहते हैं। आसान शब्दों में यह वो स्थिति है जब कोई देश अपने जरूरी आयात का बिल या विदेशी कर्ज नहीं चुका पाता। खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और सोवियत संघ के पतन ने हालात इतने खराब कर दिए थे कि देश को बचाने के लिए सरकार को 47 टन सोना हवाई जहाज से लंदन भेजकर बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। बिल्कुल सचमुच ऐसा हुआ था। लेकिन कोई भी देश अचानक से इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंच जाता है? इसका मूल कारण छिपा था 1947 से 1990 तक चलने वाली हमारी पुरानी नीतियों में, जिसे समाजवादी लाइसेंस राज कहा जाता है। इस लाइसेंस राज की हकीकत बेहद दमघोंटू थी। ये जानकर हैरानी होती है कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए 80 अलग-अलग सरकारी विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। एक आम स्कूटर खरीदने के लिए 10 साल तक की वेटिंग लिस्ट होती थी और घर में एक साधारण सा टेलीफोन कनेक्शन लगवाने में 8 से 10 साल लग जाते थे। विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए कारों पर 120% तक का भारी टैक्स लगा हुआ था। ये सब घरेलू उद्योगों को बचाने के नाम पर किया गया था, लेकिन असल में इसने नए आइडियाज और उपभोक्ता की पसंद को पूरी तरह कुचल कर रख दिया था। और फिर इसी गहरे अंधकार के बीच एक नई शुरुआत होती है। 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एक नई अल्पमत सरकार बनी। इस भयंकर आपदा से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उस वक्त के भारी दबाव को समझना बहुत जरूरी है। वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शपथ ली। कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर सिंह ने डंके की चोट पर कहा कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जों पर डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब आर्थिक पतन को रोकने के लिए एक क्रांतिकारी नई औद्योगिक नीति और बजट का मसौदा तैयार करने के लिए उनके पास ठीक 33 दिन थे। सिर्फ 33 दिन। बजट से पहले एक बेहद कड़ा और विवादास्पद कदम उठाया गया। 20%। डॉक्टर सिंह ने भारतीय रुपए की वैल्यू को लगभग 20% तक कम कर दिया। इसे अवमूल्यन कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद था भारतीय एक्सपोर्ट को दुनिया के लिए सस्ता बनाना और विदेशी आयात को महंगा करना, ताकि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा आ सके। इसके बाद आया 24 जुलाई 1991 का वो ऐतिहासिक बजट का दिन, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजों को पूरी दुनिया के लिए खोलकर एक नई शुरुआत की। ये तुलना पुराने और नए मॉडल के बीच के अंतर को साफ साफ दिखाती है। पुराने समाजवादी ढांचे में सख्त सरकारी उत्पादन सीमाएं थीं, सरकारी कंपनियों का एकाधिकार था और आयात की अनुमति वाली जटिल सूचियां शामिल थीं। इसके ठीक उलट डॉक्टर सिंह के नए उदारीकरण मॉडल ने बाजार संचालित उत्पादन को अपनाया। नकारात्मक आयात सूचियां बनाई गईं, जिसका मतलब था कि कुछ विशेष चीजों को छोड़कर बाकी सब मंगाया जा सकता था। इससे व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से विस्तार करने की पूरी आजादी मिल गई। इन सुधारों ने तो मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। 80 एजेंसियों वाली उस धीमी लाइसेंसिंग प्रणाली और सख्त आयात कोटे को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार 51% तक एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। इसका सीधा मतलब था कि अब विदेशी कंपनियां भारत आ सकती थीं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 20% विनिवेश शुरू किया गया और सरकारी खर्च को काबू में लाने के लिए भारी भरकम उर्वरक और चीनी सब्सिडी को हटा दिया गया। दशकों से चला आ रहा सरकारी एकाधिकार अब खत्म हो रहा था। लेकिन बजट में किए गए ये इतने बड़े बदलाव अविश्वसनीय रूप से अलोकप्रिय थे। इन्होंने एक बहुत ही भयंकर राजनीतिक विरोध को जन्म दिया और सरकार को लगभग गिरा ही दिया था। डॉक्टर सिंह को अत्यंत गंभीर राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। हद तो तब हो गई जब अर्जुन सिंह और राजेश पायलट जैसे अपनी ही कैबिनेट के मंत्रियों ने खुलकर बगावत कर दी।
सत्ताधारी पार्टी के मंत्रियों ने ही उर्वरक सब्सिडी में कटौती को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में सिर्फ 2 सांसदों ने डॉक्टर सिंह के इन ऐतिहासिक सुधारों का समर्थन किया था। फिर भी डॉक्टर सिंह बिल्कुल शांत रहे और राजनीतिक गलियारों के दोनों पक्षों से आ रही तीखी आलोचनाओं को झेलते हुए अपनी नीतियों का मजबूती से बचाव किया। इस भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद इन दर्दनाक लेकिन जरूरी फैसलों का असर बहुत जल्द दिखने लगा और इसने भारत के उपभोक्ता बाजार की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। अब ये जो आंकड़े सामने हैं, ये बजट की तुरंत सफलता को बेहद शानदार तरीके से दर्शाते हैं। सुधारों से पहले महंगाई दर 13% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन सिर्फ 2 साल के भीतर ये आधी होकर 6% पर आ गई। इसके साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी उछाल आया, जिसने चरमराती अर्थव्यवस्था में सचमुच एक नई जान फूंक दी। इस बदलाव का असर आम आदमी की जिंदगी में कैसे दिखा, ये तुलना उसका सबसे बड़ा सबूत है। 1991 से पहले सड़कों पर सिर्फ एम्बेसडर या प्रीमियर पद्मिनी दिखती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीपीएल और ओनेडा थे और टीवी के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था। लेकिन उदारीकरण के बाद दरवाजे खुलते ही टोयोटा, होंडा जैसी गाड़ियां, सोनी और सैमसंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार प्लस जैसे चैनल भारत आ गए। खाद्य और पेय पदार्थों में भी कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स जैसे ग्लोबल ब्रांड्स रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। ये विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुलने का सीधा परिणाम था। अपने उस ऐतिहासिक जुलाई 1991 के बजट भाषण को खत्म करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो का एक बहुत ही मशहूर उद्धरण पढ़ा था। दुनिया की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि भारत अब एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में जाग चुका है और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि 1991 के इस घटनाक्रम ने आर्थिक विकास के एक बुनियादी सवाल को जन्म दिया है। क्या किसी देश की सच्ची आर्थिक ताकत अपनी सीमाओं को बंद करके भयंकर घरेलू संरक्षण से आती है या फिर दुनिया के साथ निडर होकर जुड़ने से? घरेलू सुरक्षा और ग्लोबल मार्केट के बीच का ये वही नाजुक संतुलन है जिसे भारत ने 1991 में हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।